द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। पिछले अध्याय में आपने देखा किस आदमखोर बाघ को मारने के लिए जिन कॉर्बेट रुद्रप्रयाग में आते हैं, उसके पहले किस तरह स्टेनवे ने अपना पहला शिकार किया था और स्थानीय अधिकारी बर्डशर ने किस तरह उसे पकड़ने के लिए हांका करवाया था, पर ये सारे प्रयास असफल हो गए। आगे हम बाघ की खोज के बारे में पढ़ेंगे। जिन कॉर्बेट बताते हैं बहुत कम बाघ आदमखोर होते हैं, इसलिए उनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। इस तरह के जानवर के बारे में मेरा अनुभव बहुत सीमित था। मेरा इस तरह के जानवर से एक ही बार सामना हुआ था, और वह भी बहुत साल पहले और थोड़े समय के लिए। मेरा अनुमान था कि पशु मांस के स्थान पे मानव और पशु मांस के भोजन की आदत पड़ने से शेर के समान तेंदुए की भी प्रवृत्ति बदल जाती होगी। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि बाघ की प्रवृत्ति तेंदुए की प्रवृत्ति किस सीमा तक बदल जाती है। और इस बीच मैंने उसी तरीके से आदमखोर को मारने का फैसला किया जो तरीका लोग तेंदुए को मारने में आमतौर पर अपनाते हैं। तेंदुए को मारने के लिए सबसे ज़्यादा जो तरीका अपनाया जाता है वह यह है कि या तो तेंदुए द्वारा मारे गए व्यक्ति या पशु के ऊपर बैठ के घात लगाई जाए, अथवा बकरे या भेड़ के चारे के लिए बांधकर उसके ऊपरी तरफ से गोली मारी जाए। पहले तरीके के लिए तो तेंदुए द्वारा किए गए शिकार को ढूंढना जरूरी है, और दूसरे तरीके में यह जानना जरूरी है कि तेंदुआ कहाँ है। आगे जिम कॉर्बेट लिखते हैं, मेरा रुद्रप्रयाग जाने का उद्देश्य यह था कि मैं मानव जीवन का और ज्यादा नुकसान न होने दूं। इसलिए मेरा इरादा नहीं था कि मैं नए व्यक्ति के मारे जाने का इंतजार करूं, जिस जिसके ऊपर मैं मचान पर बैठ सकूं। अतः साफ था कि मैं पहले पता लगाऊं कि आदमखोर कहाँ है, और पता लगाने के लिए उसके लिए जिंदा चारा बांध के उस पर गोली चला। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल जो सामने आई, उससे निपटने की कुछ तैयारी मैं कर चुका था। जो नक्शा मुझे दिया गया था उससे मैंने पाया कि आदमखोर करीब 500 वर्ग मील क्षेत्र में हमला कर रहा है। 500 वर्ग मील का क्षेत्र एक पशु को ढूंढने और उसे मारने के लिए बहुत बड़ा होता है। गढ़वाल के पहाड़ी और उबड़ खाबड़ हिस्से में एक ऐसे जानवर को खोजना और मारना जो केवल रात को ही बाहर निकलता हो, पहली नज़र में तो असंभव है। संभावना तो तब जगी जब मैंने अलकनंदा नदी पर गौर किया, जो इस क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांट होती। आमतौर पर ऐसा विश्वास था कि अलकनंदा आदमखोर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, और जब उसे एक किनारे पर शिकार नहीं मिलता तो वह नदी तैर कर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था। मेरे विचार से कोई भी तेंदुआ किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छा से अलकनंदा के बर्फीले पानी को पार नहीं करेगा। मेरा पक्का विश्वास था कि आदमखोर एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए इस नदी के ऊपर बने पुल का इस्तेमाल करेगा। इस क्षेत्र में दो पुल थे, एक रुद्रप्रयाग में और दूसरा 12 मील ऊपर चटवा पीपल में। इन दो पुलों के बीच एक झूला पुल था, जिससे एवर्टसन और उसके दल के 200 लोगों ने हाके के दिन नदी पार की थी। इस झूला पुल से संभवतः एक चूहे के अलावा कोई पशु नहीं गुजरा होगा। इतना भयावह ढांचा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दो हाथों से बटा हुआ ये घास का रस्सा था, जो समय के साथ काला पड़ गया था। इस पे नदी से उठे कोहरे की फफूंद लगी थी। ये सफेद झाग उफनते 200 फुट चौड़े पाट के ऊपर लगा था। इससे 100 गज नीचे नदी दोनों तरफ चट्टानों से टकराकर तूफान सा शोर मचाती थी। इन चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि काकड़ ने जंगली कुत्ते द्वारा पीछा किए जाने पर यहाँ से छलांग लगाकर नदी पार कर ली थी। तो रस्सों के बीच में पाँव रखने के लिए 1.5 से 2 इंच गोलाई वाले करीब 2 फुट लकड़ी के टुकड़े घास की रस्सी के साथ ढीले ढाले बंधे थे। मगर जालनुमा इस ढांचे को पार करने में कठिनाई यह थी कि एक रस्सी में ज्यादा झोल था, जिसके कारण इससे बंधी लकड़ियां जो पाँव रखने के काम आती थी 45 डिग्री का कोण बना रही थी। पहली बार जब मैंने इस जोखिम भरे झूले को देखा तो मैंने चुंगी मुहर्रिर से पूछने की धृष्टता थी, क्या कभी इस झूले की मजबूती का परीक्षण किया गया है या कभी इसकी मरम्मत की गई है। ऐसा मैंने तब पूछा जब उसने 1 पैसे के भुगतान पर मुझे इस झूले में जाकर जान जोखिम में डालने की अनुमति दी।
उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और जवाब दिया कि इस पुल का परीक्षण कभी नहीं किया गया है और न ही कभी इसकी मरम्मत की गई। हाँ, एक बार इसे बदला जरूर गया था जब कोई इसे पार कर रहा था और ये पुल टूट गया था। उसके इस जवाब से मैं बुरी तरह सिहर गया और यह अनुभूति तब तक नहीं गई जब तक इसे सुरक्षित पार किए मुझे काफी समय नहीं हो गया। ये झूला पुल पार करना चूंकि आदमखोर के बस की बात नहीं थी, इसलिए अब उसके लिए दो ही पुल रह गए थे। मैं निश्चित था कि अगर मैं इन दोनों को बाघ के लिए बंद कर दूं तो मैं उसकी गतिविधि अलकनंदा के एक तरफ तक सीमित कर सकता हूँ। मैं उसे नदी के एक तरफ तक ही रोके रख सकता हूँ, जिससे उसे तलाशने का क्षेत्र आधा हो जाएगा और उसे तलाशने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले जो काम करना था वो ये पता लगाना था कि बाघ नदी के किस तरफ था। बाघ ने आखिरी शिकार साधु का किया था और ये शिकार नदी के बाएं किनारे चटवा पीपल पुल से कुछ मील की दूरी पर था। यह तय था कि अपने शिकार को खुला छोड़ने के बाद बाघ ने पुल पार किया होगा, क्योंकि शिकार से पहले स्थानीय लोगों और यात्रियों ने चाहे जो भी सावधानी बरती हो, लेकिन शिकार के बाद वे दुगने चौगने हो गए थे और तेंदुआ उसी क्षेत्र में लगातार दूसरा शिकार नहीं करता, क्योंकि ये लगभग असंभव था। नक्शे को देखते हुए आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा था तो एक ही गांव में तेंदुए द्वारा 6 बार हत्या करना क्यों दर्शाया गया है। मेरा जवाब यह है कि कोई भी कोशिश अनिश्चित समय तक जारी नहीं रह सकती। मकान छोटे हैं जिनमें शौचालय नहीं है और इसमें अचरज की बात नहीं है कि 10, 15, 20 मील दूर किसी गांव में बाघ द्वारा मारे जाने की खबर होने पर कोई भी पुरुष, महिला या बच्चा कुछ क्षणों के लिए बाहर आए और तेंदुए को मौका दे जिसका वह कदाचित कई रातों से इंतजार कर रहा है। अब हम सुनेंगे इस तेंदुए ने अपना दूसरा शिकार किस तरह से किया। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, मेरे पास फोटो या ऐसा अन्य कोई साधन नहीं था जिससे मैं पंजे निशानों से मिलान कर, यानी कि पग मार्क से मैच करके शादम घोड़ को पहचान पाता। इसलिए जब तक मुझे इसकी जानकारी प्राप्त करने का मौका नहीं मिला, मैंने तय किया कि मैं रुद्रप्रयाग क्षेत्र के सभी तेंदुए को आदमखोर मानूं और जो भी मिले उसे मैं मार डालूं, क्योंकि आदमखोर की पहचान करने का उस समय कोई तरीका नहीं था या कोई फोटो नहीं था जिसमें उसके पगमा वो देख सकते, मिला सकते। जिस दिन मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा, मैंने 2 बकरे खरीदे। उनमें से एक अगली शाम को यात्रा मार्ग से 1 मील की दूरी पर बांध दिया और दूसरे को मैं अलकनंदा के पार ले जाके घनी झाड़ियों से गुजर रहे उस रास्ते पर बांध आया जिसपे मुझे एक बड़े तेंदुए के पुराने पगमार्क्स दिखाई दिए। दूसरी सुबह इन बकरों के पास जाने पे मैंने पाया कि नदी के पार बांधा गया बकरा मार डाला गया था और उसका एक छोटा सा हिस्सा खाया हुआ था। ये तय था कि बकरा बाघ ने मारा था, लेकिन बाद में उसे किसी छोटे जानवर, शायद चित्रा ने खाया। दिन के समय आदमखोर के बारे में कोई समाचार न मिलने पर मैंने बकरे के ऊपर बैठना तय किया और शाम 3 बजे मारे गए बकरे से करीब 50 गज ऊपर एक छोटे से पेड़ की शाखा पर मैंने अपनी पोजीशन ले ली। 3 घंटे तक मैं पेड़ पे बैठा रहा, लेकिन मुझे पशुओं या पक्षियों से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि बाघ आसपास है। शाम होने से पहले मैं पेड़ से नीचे उतरा, बकरी से बंधी रस्सी काटी और जिसे पिछली रात बाघ ने तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया था, मैं वापस बंगले में चला आया। मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि मुझे आदमखोर बाघ का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन कुछ आदमखोर शेरों से मेरा सामना हो चुका था। इसलिए जब मैं पेड़ से नीचे उतरा और बंगले तक पहुंचा, मैं किसी भी आकस्मिक हमले से आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह से चौकन्ना रहा और सौभाग्य से सुरक्षित पहुंच पे गया। दूसरी सुबह में जल्दी चल पड़ा। बंगले के गेट पर पहुंचकर मुझे एक बड़े नर तेंदुए के पंजों के निशान दिखाई दिए। इन निशानों का पीछा करते हुए मैं घने जंगलों वाले बिहड़ में पहुंचा, जो उस रास्ते के पास था जिस पे बकरा लेटा था। इस बकरे को रात को किसी ने नहीं छेड़ा था। जिस बाघ ने मेरा पीछा किया वह आदमखोर ही हो सकता था और शेष बचे दिन में जितना पैदल चल सकता था मैं चला। इस दौरान मैं जिन जिन गांव से गुजरा, सड़क या जिनसे मिला, सबको आगाह करता गया कि आदमखोर तेंदुआ नदी के इस तरफ है और वे अलर्ट रहें। उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन गुलाब राय के आगे जंगल का जायजा लेने के बाद सुबह में नाश्ता समाप्त कर ही रहा था
कि एक व्यक्ति हाँफता हुआ बंगले के अंदर घुसा और कहने लगा कि बंगले के ऊपर लगभग उस स्थान के पास, यहाँ से मैंने आदमखोर तेंदुए के 500 मील के क्षेत्र पर नजर दौड़ाई थी, एक गांव में पिछली रात आदमखोर ने एक औरत को मार दिया। कुछ ही क्षणों में मैंने अपनी जरूरत की चीजें, एक छोटी बंदूक, एक अतिरिक्त राइफल, गोलियां, रस्सी, वो मछली पकड़ने की डोरी दी और गांव वालों तथा अपने 2 आदमियों के साथ पहाड़ी की तरफ चल दिया। उस दिन उमस बहुत थी और हालांकि दूरी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 3 मील रही होगी, फिर भी तपती धूप में 4000 फुट पर चढ़ाई बड़ी थकाऊ थी। और जब मैं गांव में पहुंचा तो मैं पसीने से नहाया हुआ था। जो औरत मारी गई थी उसके पति ने मुझे जल्दी से जल्दी सारी कहानी सुना दी। चूल्हे की आग की रोशनी में पति पत्नी के खाना खा लेने के बाद महिला ने जूठे बर्तन समेटे और उन्हें धोने के लिए दरवाजे के तक पहुंची। आदमी जमीन पे बैठा तंबाकू पीने लगा। दरवाजे पे पहुंच के वो महिला दहलीज पे बैठ गई। जो ही वह बैठी, बाहर बर्तन गिरने की आवाज आई। वहां इतनी रोशनी नहीं थी कि आदमी कुछ देख पाता। उसने आवाज दी और जब आवाज का जवाब नहीं आया तो वो दरवाजे की तरफ गया, दहलीज की तरफ गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। क्या फायदा, उसने कहा, मैं क्या मरी देह को खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता। उसका तर्क सही लेकिन हृदयहीन था। मुझे लगा कि उससे जो दुख झलक रहा था वह सामयिक था। वह अपनी पत्नी की मृत्यु से उतना दुखी नहीं था जितना अपना पुत्र या संतति खोने से जिसे कुछ दिन बाद जन्म लेना था। जिस दरवाजे से महिला को तेंदुए ने पकड़ा था वह 4 फुट चौड़े रास्ते में खुलता था। वह रास्ता मकानों की 2 पंक्तियों के बीच 50 फुट लंबा जाता था। बर्तन गिरने की आवाज और उसके बाद आदमी की पुकार सुन के रास्ते की तरफ खुल रहा हर दरवाजा बंद हो गया। बाहर तेंदुए के पंजों से मालूम होता था कि अभागिन महिला को वह रास्ते के दूसरे छोर तक घसीटता गया और तब मार के उसे पहाड़ी से नीचे करीब 100 गज दूर छोटे से गधेरे में ले गया। इसके बगल में कुछ खेत थे, यहाँ उसने भोजन किया और बेचारी महिला के अवशेषों को छोड़ दिया। महिला के अवशेष गधेरे में एक संकरे खेत के कोने में पड़े थे, जिसके 40 गज दूर किनारे पत्ते चढ़ा एक छोटा सा अखरोट का पेड़ था। उसी पेड़ पे जमीन से 4 फुट ऊपर 6 फुट ऊंचा मचान बनाया गया और इस मचान पे बैठने का मैंने फैसला किया। महिला के अवशेषों की बगल में एक सकरा रास्ता गधेरे को जाता था। इस रास्ते पे उस बाघ के पंजों के निशान थे जिसने महिला को मारा था, और ये पंजा निशान वैसे ही थे जिसे उस तेंदुए के जिसने 2 रात पहले मारे गए बकरे से रुद्रप्रयाग के बंगले तक मेरा पीछा किया। ये पगमार्क्स एक सामान्य से बड़े नर तेंदुए के थे जिसकी जवानी बीते काफी समय हो गया था और जिसके बाएं पंजे में गोली लगने से तलवार छिल जाने के कारण पाँव में हल्की खराबी आ गई थी। मैं गांव से 2 8 फुट लठ लाया और उन्हें उस लंबवत रास्ते पे गाड़ दिया जिस जगह को जहां महिला के अवशेष थे नीचे के खेत से अलग करता था। इन लट्ठों से मैंने अपनी बंदूक और अतिरिक्त राइफल सुरक्षित बांध दी। ट्रिगरों पर मछली पकड़ने का तागा बांध दिया। तागों का फंदा ट्रिनर गार्ड पर मारा और उन्हें 2 खूंटों से बांध दिया जो ऊपर पहाड़ी पर रास्ते से थोड़ा ऊपर गाड़े गए थे। अगर तेंदुआ उस रास्ते से आता है जिस रास्ते से वह पहली रात को आया था तो इस बात के पर्याप्त अवसर थे कि पांव से धागा खिंच जाएगा और तेंदुए को गोली लग जाएगी। अगर वह बच निकला या दूसरे रास्ते से आया तो जब वह शिकार पे होगा मैं फायर करूंगा। तब निश्चित है कि वह उस फंदे की तरफ भागेगा जो उसकी सीध वाले वापसी के रास्ते के लिए बनाया गया था। अपने सुरक्षात्मक रंग के कारण, तेंदुआ और कपड़े फाड़ दिए जाने के कारण निर्वस्त्र शव दोनों अंधेरे में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए गोली कहाँ चलानी है यह आभास देने के लिए मैंने गधेरे से एक सफेद पत्थर लिया और महिला के शरीर के पास 1 फुट की दूरी पर खेत की मेड़ पर रख दिया। जमीन पे अपनी व्यवस्था से संतुष्ट होने के बाद मैंने मचान पे घास बिछाकर बैठने की जगह बनाई। अपने पीछे भी कुछ पुआल रखा और आगे की तरफ अपनी कमर तक पुआल का ढेर लगा दिया। मैं शिकार की तरफ मुंह किए था और मेरी पीठ पेड़ की तरफ थी, इसलिए इस बात की आशंका नहीं थी कि तेंदुआ मुझे देख पाएगा। हालांकि उसके बारे में यह बात विदित थी कि वह शिकार पे दोबारा नहीं लौटता। मैं उसके लौटने के बाबत पूरी तरह से आश्वस्त था। मेरे कपड़े खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद अभी भी पसीने से गीले थे, लेकिन सूखी जैकेट बाहर से ठंडी हवा रोकने में कामयाब थी। इस तरह मैं अपनी नम और सुविधाजनक जगह पर बैठ गया। मैं रात भर नजर चौकस रखने के लिए तैयार था। मैंने अपने लोगों को यह कहकर वापस भेज दिया कि जब तक मैं न आऊं
वे प्रधान के घर पे रहें या तभी आए जबकि सूरज उग न जाए। सूरज छिपने ही वाला था और श्वेत हिमालय की पृष्ठभूमि में गंगा घाटी के डूबते सूरज की किरणों से नीली गुलाबी छटा आंखों के लिए एक अच्छी खुराक थी। जो ही मैंने इस छटा को निहारना शुरू किया, दिन की रोशनी मध्यम बढ़ती गई और रात हो गई। हम रात के संदर्भ में अंधेरे की बात करते तो हैं, लेकिन ये एक सापेक्ष शब्द है जिसका कोई मापदंड नहीं। जो एक व्यक्ति के लिए गहरा अंधेरा है, वही दूसरे के लिए सामान्य अंधेरा और तीसरे व्यक्ति के लिए यह हल्का अंधेरा है। मेरे लिए, जिसने अक्सर काफी कुछ समय बाहर खुले में गुजारा हो, रात तब तक अंधेरे नहीं होती जब तक कि आसमान बादलों से भी न ढका हो। मेरा मतलब यह नहीं कि मैं रात में वैसा ही देख सकता हूँ जैसा कि दिन में, लेकिन मैं किसी भी जंगल या मैदान में रात के समय अपना रास्ता अच्छी तरह से देख सकता हूँ। मैंने देह अवशेष के समीप सफेद पत्थर केवल सावधानी के तौर पर रखा था। मुझे उम्मीद थी कि तारों की रोशनी बर्फीली श्रृंखला से प्रतिबिंबित होकर निशाना लगाने के लिए मुझे पर्याप्त रोशनी प्रदान करेगी। लेकिन मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, क्योंकि रात घिरी ही थी कि आसमान में बिजली चमकने लगी और तूफान आ गया। कुछ ही क्षणों में आसमान में बादल छा गए और जैसे ही बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हुई, मैंने गधेरे में पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनी और 1 मिनट बाद ही जमीन पे घास के तिनकों पे चलने की आवाज आई। तेंदुआ आ चुका था। और जब मैं मूसलाधार बारिश में अपने भीगे कपड़े को चीरती हवा से जूझ रहा था, तब तेंदुआ सूखा था और घास पे आराम कर रहा था। मैंने जो भी तूफान देखे थे, यह उनमें सबसे खतरनाक था। और जब यह तूफान तेजी पे था, मैंने गांव की तरफ एक लालटेन जाती हुई देखी। मैं उस आदमी की हिम्मत का कायल हो गया जो लालटेन को लेके जा रहा था। मुझे कुछ घंटों बाद पता चला कि तेंदुआ और तूफान दोनों खतरे से जूझता हुआ लालटेन वाला व्यक्ति 30 मील से अधिक दूर पौड़ी से मेरे लिए रात में निशाना लगाने के वास्ते बिजली की बैटरी लेकर जबरदस्ती भेजा गया था। इस बैटरी को भेजने का आश्वासन सरकार ने मुझे दिया था। काश ये बैटरी 3 घंटे पहले मिल जाती, लेकिन पछतावे से अब क्या होगा। और यह भी कौन कह सकता है कि जो 14 लोग बाद में मारे गए, अगर तेंदुआ उनके गले में दांत नहीं कड़ाता है तो वे लंबी जिंदगी जीते। तथा यदि यह बैटरी पहले भी आ जाती तो इस बात की क्या गारंटी थी कि मैंने तेंदुए को उस रात मार ही दिया होता। बारिश जल्दी बंद हो गई, लेकिन मेरी हड्डियां कांपती ही रही। बादल छट रहे थे कि सफेद पत्थर अचानक ढक गया और कुछ ही देर बाद मैंने बाघ को, मतलब कि तेंदुए को, खुद चबाते हुए सुना। पिछली रात उसने गधेरी की तरफ से अपना शिकार खाया था और आज रात भी ऐसा ही होने की उम्मीद थी। मैंने नजदीक ही एक पत्थर रखा। साफ था कि आज बारिश ने गधेरे में छोटे छोटे पोखर बना दिए थे और उनसे बचने के लिए तेंदुआ नई जगह पर बैठा था। उसके इस तरह बैठने से मेरा निशाना वाला पत्थर थक गया। इस चीज की कल्पना मैं पहले नहीं कर पाया था। मैं जानता था कि मुझे पत्थर दोबारा दिखने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 मिनट बाद ही पत्थर मुझे दोबारा दिखाई दिया और उसके तुरंत बाद मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। तथा इसके साथ ही मचान के नीचे गायब होता तेंदुआ मुझे हल्का पीला सा दिखाई दिया। उसका हल्का रंग शायद उसके बुढ़ापे के कारण था, लेकिन उसके चलने का स्वर कैसा था, ये तब और न अब मुझे समझ आता है। वह किसी महिला की रेशमी पोशाक की सरसराहट जैसे चल रहा था। यह स्वर कैसे हुआ जबकि जमीन पे खूंटा और घास के तृण ही थे। कुछ समय तक रुके रहने के बाद मैंने बंदूक उठाई और पत्थर पर निशाना साधा, ये सोचकर कि जो ही ये पत्थर ढकेगा मैं गोली चला दूंगा। लेकिन तभी भारी बंदूक को कंधे से सटाए हुए रखने की भी समय सीमा होती है, और वह समय सीमा अब खत्म हो चुकी थी। मैंने राइफल नीचे की ही थी कि पत्थर दोबारा नजर से गायब हो गया। तेंदुए के 2 घंटों में 3 बार ऐसा ही हुआ और निराशा में मैंने तेंदुए को चौथी बार मचान की तरफ पहुंचते हुए सुना। मैं ऊपर से झुका और नीचे अस्पष्ट वस्तु पर गोली चला दी। वह संकरा धरातल, जिसे मैंने जमीन कहा है, इस जगह पर केवल 2 फुट चौड़ा था। और जब मैंने अगली सुबह इस जगह का मुआयना किया तो मुझे वहां बीच से गोली से हुआ एक छेद और कुछ छोटे बाल मिले जो तेंदुए की गर्दन से कट के बिखरे थे। उस रात मुझे तेंदुआ फिर दिखाई नहीं दिया। सूरज उगने पे मैंने अपने लोगों को एकत्रित किया और खड़ी पहाड़ी से नीचे रुद्रप्रयाग की तरफ चला गया। मृत महिला का पति और उसके दोस्त महिला के शरीर के अवशेषों को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जब मैं पहाड़ी से रुद्रप्रयाग की तरफ नीचे उतर रहा था, मेरे दिमाग में पिछली रात के खराब अनुभव से ठंडे निराशावादी विचार घूम रहे थे। मायावी समय ने गढ़वाल और मेरे दोनों के साथ जो छद्म किया था, वह हमारे साथ नहीं होना था।
मैं चाहे इसे कितनी ही सामान्य बात मानूं, लेकिन हमारे इस पहाड़ के लोग आदमखोर के मामले में मुझे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न मानते हैं। मैं गढ़वाल को आदमखोर से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा हूँ, ये खबर उससे पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। और जब मैं रुद्रप्रयाग में कई पड़ाव दूर ही था, सड़क पे मुझे जो भी मिलता या खेतों से अथवा घर से जो भी लोग वहां से गुजरते हुए मुझे देखते, विश्वास के साथ मुझे शुभकामनाएं देते कि मैं अपने इस मिशन में कामयाब जरूर होऊंगा। उनकी यह भावना जितनी आह्लादकारी थी उतनी ही परेशान करने वाली भी, और इसे मैं लक्ष्य के जितने नजदीक पहुंचता उतना ही शिद्दत से महसूस करता। अगर किसी ने रुद्रप्रयाग में मुझे इस समय प्रवेश करते हुए देखा होता तो उसे विश्वास करना मुश्किल होता कि एक व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जुटती रही है, अब युद्ध से लौटता हुआ उनका हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी लिमिटेशंस का, अपनी सीमाओं का पता है, और जिसे इस बात का बहुत डर है कि जो काम उसने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करना उसके बूते की बात नहीं। 500 वर्ग मील घने जंगल में ढके हुए उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में वहां रहने वाले 50 तेंदुओं में से एक तेंदुए को ढूंढना और उसे गोली मार देने का जो काम मैंने हाथ में लिया था, उसके कारण यह क्षेत्र मुझे उतना ही बुरा लगा जितना कि अब तक बहुत ही सुंदर लगता था। यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से मेरी गलतफहमी से सहमत नहीं होते। उनके लिए मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने औरों को आदमखोरों से मुक्ति दिलाई थी, और अब उन्हें इस आतंक से मुक्ति दिलाने आया था जिसके तले वे 8 वर्षों से जी रहे थे। और तब अविश्वसनीय रूप से मेरी अच्छी किस्मत निकली जब मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद ही वह तेंदुआ आ गया जिसकी खोज में मैं था। वह अलकनंदा के उसी तरफ बंदे बकरे को मारने के लिए पहुंचा जिस तरफ के बारे में मैं मानता था कि वहां तेंदुए से निपटना कम मुश्किल होगा। इस शुरुआती सफलता के बाद अभागिन महिला मारी गई। मैंने और ज्यादा जनहानि रोकने का प्रयास किया और इससे मैं असफल रहा। अब सी असफलता से मुझे बाघ पे गोली चलाने का वो अवसर दिया जो अन्यथा मुझे कई महीनों तक नहीं मिलता। जब मैं जब मैं बीते कल अपने गाइड के पीछे पीछे पहाड़ पे चढ़ रहा था, तेंदुए को मारने की संभावना का मैं मन ही मन आकलन कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हाल के वर्षों में यह तेंदुआ अपने शिकार पर नहीं लौटने के लिए प्रसिद्ध है, और ऊपर से रात का समय होगा। ऐसे में मेरे पास तो निशाना साधने के लिए रोशनी की व्यवस्था भी नहीं होगी। फिर भी मेरा अनुमान था कि असफल होने का अवसर एक है तो सफल होने के 2 गुना। जिस दिन मैं मिशेल किंग से मिलने गया और उन्हें बताया था कि मैं गढ़वाल जाना चाहता हूँ, उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास मेरी जरूरत का सभी सामान है। ये जानकर कि मेरे पास केवल रात को निशाना लगाने के काम आने वाली रोशनी नहीं है और मैं इसे मंगाने के लिए कलकत्ता तय करूंगा, उसने कहा कि वह बैटरी सरकार उपलब्ध कराएगी और मुझे आश्वासन दिया कि बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध बैटरी मेरे रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले वहां पे पहुंचा दी जाएगी। जब मैंने पाया कि बैटरी रुद्रप्रयाग नहीं आई तो मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन अंधेरे में देखने की मेरी क्षमता ने मेरी निराशा को कम कर दिया, और इसी क्षमता के दम पर मुझे अपनी सफलता की संभावना असफलता की तुलना में दुगनी लग रही थी। मुझे उस रात के अपने उपक्रम की सफलता पर इतना भरोसा था कि मैं अपने साथ एक अतिरिक्त राइफल और शॉटगन ले गया था। मैंने मचान पे पूरी तरह ढकी हुई अपनी पोजीशन, अपने प्रबंध का दृश्य देखा। निशाना बहुत पास लगाना था, इसलिए आसान था, और अगर मेरी गोली से बाघ या तेंदुआ बच भी जाता या घायल हो जाता तो वह बंदूक के फंदे पे जरूर फंसता। फंदा पूरी तरह छुपा कर रखा गया था। लेकिन तभी तूफान आ गया। दिखाई देना लगभग इम्पॉसिबल हो गया और बिना बैटरी के मैं असफल हो गया। कुछ ही घंटों बाद में बाघ पीड़ित सारे क्षेत्र में मेरी असफलता की जानकारी लोगों को हो गई। कसरत, गर्म पानी और भोजन के आश्चर्यजनक ढंग से मुझे तरोताजा कर दिया और निराशा के विचारों को मैंने कंट्रोल किया। जब मैंने पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया, उसके पहले मैं गर्म पानी से नहाया था और नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दिया। पिछली रात की असफलता का ज्यादा विवेकपूर्ण विश्लेषण मैंने किया। जमीन पे दागी गई निरर्थक गोली पर खेद करना वैसे ही था जैसे रेत पे गिरे हुए दूध के लिए पछताना, और अगर बाघ ने अलकनंदा को पार न किया हो तो उसे मारने के मेरे अवसर बेहतर हो गए थे, क्योंकि अब मेरे पास रात के काम आने वाली शूटिंग की बैटरी थी। इसे एक व्यक्ति बाघ और तूफान दोनों का खतरा उठाकर लाया था। अब पहला काम यह पता करना था कि तेंदुए ने अलकनंदा नदी को पार किया कि नहीं, और जैसे ही मैं निश्चित
था कि अगर वह पार गया होगा तो पुल के रास्ते ही गया होगा। मैं नाश्ते के बाद इस जानकारी को प्राप्त करने में जुट गया। मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती थी कि बाघ ने चटवा पीपल वाला पुल पार किया होगा। चाहे मेरी राइफल से छूटी गोली उसके सिर के कितने ही पास से गुजरी होगी या उसको कितना ही झटका लगा हो, ये संभव नहीं कि गोली छूटने और सुबह होने के बीच बचे कुछ घंटों में वह शिकार से चटवा पीपल की 14 मील की दूरी पार कर गया। इसलिए मैंने रुद्रप्रयाग पुल से ही खोज करने का निर्णय किया। इस पुल तक पहुंचने के 3 रास्ते थे, एक उत्तर से, एक दक्षिण से, एक बीच रुद्रप्रयाग बाजार से। इन तीनों मार्गों की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद मैंने पुल पार किया और केदारनाथ के यात्रा मार्ग पे आधा मील तक खोजबीन की। तब उस पगडंडी पे गया जिस पे 3 रात पहले तेंदुए ने एक बकरी मारी थी। पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाने के बाद कि तेंदुए ने नदी पार नहीं की थी, मैंने दोनों पुलों को रात के समय बंद कर बाघ को तेंदुए को अपनी तरफ ही सीमित रखने का निश्चय किया। ये योजना सरल थी। पुल के दोनों चौकीदार पुल के बाएं किनारे वाले पील पाए के बगल में ही रहते थे और उनका सहयोग मिलना ही था, इसलिए सफलता निश्चित थी। करीब 30 मील के क्षेत्र में नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाले और नदी के दोनों तरफ संपर्क के दो मात्र माध्यम इन दोनों पुलों को बंद कर देना वहां के लोगों के साथ एक जाति लग सकती है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था, क्योंकि सूरज डूबने के बाद से सूरज उगने तक तेंदुए द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के दौरान इन पुलों से कोई व्यक्ति वैसे भी नहीं गुजरता था। ये पुल 4 फुट चौड़े तोरण द्वारों पर खींचे थे और इन द्वारों के ऊपर मीनार नुमा ढांचा था, जिसके अंदर से पुल को थामे रखने वाले लोहे के रस्से बाहर निकलते थे। तोरण द्वारों पे कांटेदार झाड़ डालकर उसे बंद कर दिया जाता था या मैं उनकी चौकीदारी करता था। इस दौरान किसी भी व्यक्ति ने इन पुलों को पार करने की अनुमति नहीं मांगी। मैंने रुद्रप्रयाग पुल पर अलकनंदा के बाईं ओर के मीनार पे कुल मिला के 20 रातें गुजारी और ये रातें कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये मीनार एक चट्टान पे बनी थी और 20 फुट ऊंची थी। इसके ऊपर हवा के कारण सपाट बना 4 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा एक मचान सा था। इस मंच के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके थे। एक तो उन रस्सों के सहारे जो मीनार से करीब 50 फुट दूर तक पहाड़ी पर गए थे, और दूसरा रास्ता था जर्जर लट्ठों की एक सीढ़ी। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया क्योंकि रस्सों पर बाहर से काली और बहुत ही बदबूदार रंग की खुदाई की गई थी, जो हाथों पर चिपक रही थी और कपड़ों पर दाग लगा रही थी। सीढ़ी 2 छोटे बड़े लट्ठों की बनी थी। उसके बीच की पतली लकड़ियां ढीली ढाली बंधी थी और सीढ़ी मंच से 4 फुट नीचे तक ही पहुंचती थी। इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर मंच के चिकने धरातल पर हथेली जमाकर पांव से कलाबाजी खाकर बड़ी मुश्किल से मंच पर पहुंचा जा सकता था। हिमालय के इस क्षेत्र की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और जिन घाटियों से ये बहती हैं उनमें तेज हवाएं चलती हैं, जो सूरज उगते और डूबते समय अपनी दिशा बदल देती हैं। दिन के समय यह हवा, जिसे जाडू कहा जाता है, दक्षिण की ओर से बहती है, लेकिन रात के समय यह उत्तर की ओर बहने लगती है। जब मैं मंच पे पोजीशन लेके आमतौर पे हवा शांत होती थी, लेकिन उसके बाद जो जो रात घिरती हवा चलनी शुरू हो जाती और आधी आधी रात होते ही बहुत तेज हो जाती। मंच पे पकड़ने के लिए कुछ नहीं था और जमीन से पकड़ बनाए रखने तथा हवा के दबाव को कम करने के लिए जब मैं लेटा होता 60 फुट नीचे चट्टान पे उड़ के गिर जाने का जोखिम बना रहता, जहां से उछल कर बर्फ की तरह ठंडी अलकनंदा में ही गिरना हो सकता था। 60 फुट नीचे नुकीली चट्टान पे गिरने के बाद अलकनंदा का तापमान कितना था, इस बात का कोई महत्व नहीं था, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जब भी मुझे मन से गिरने का डर लगा, मैं केवल पानी से डरा, चट्टान से नहीं। हवा के कारण असुविधा के अलावा वहां बढ़ती जा रही चींटियों की संख्या से भी मैं परेशान था। ये चींटियां मेरे कपड़ों में घुस जाती और मेरी त्वचा को नोच खाती। जिन 20 रातों में मैंने पुल की निगरानी की, उस दौरान पुल के मेरी तरफ के किनारे पे कटीले झाड़ नहीं रखे गए थे। इस दौरान पुल केवल एक ही प्राणी ने पार किया और वह था एक सियार। हर शाम जब मैं पुल पर जाता, मेरे साथ 2 व्यक्ति होते जो सीढ़ी लेकर आते, जिससे मैं मंच पे चढ़ता। वे मुझे मेरी राइफल पकड़ाने के बाद सीढ़ी हटा देते। दूसरे दिन जैसे ही हम पुल पे पहुंचे, हमें एक आदमी दिखाई दिया जो सफेद कपड़े पहना था। उसके माथे और छाती पे कुछ चमक रहा था। उसके हाथ में 6 फुट लंबा चांदी का एक क्रॉस था और वह केदारनाथ से पुल की तरफ आ रहा था। पुल पे पहुंच के वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठा। उसने क्रॉस को अपने आगे किया और सिर झुकाया।
कुछ क्षण इसी मुद्रा में रहने के बाद वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर घुटनों के बल बैठा और सिर झुकाया। जब तक उसने पुल पार नहीं कर लिया, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वह ऐसा करता रहा। जब वह मेरे सामने से गुजरा, उसने अभिवादन के लिए हाथ उठाया, लेकिन चूंकि वह प्रार्थना में डूबा सा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। जो चमकीली वस्तु उसके सिर और छाती पे मुझे दिखाई दी, वह चांदी का एक क्रॉस था। इस अद्भुत अजनबी व्यक्ति के बारे में मेरे लोग भी उसी तरह से रुचि ले रहे थे, जिस तरह से मैं। और उसे रुद्रप्रयाग बाजार की तरफ खड़ी पगडंडी से चढ़ता देख उन्होंने मुझसे पूछा कि वह कैसा आदमी था और कहाँ से आया था। ये साफ था कि वह एक ईसाई था, क्योंकि मैंने उसे बोलते हुए नहीं सुना था। उसके लंबे बाल, काली और घनी दाढ़ी और उसके नए नक्श से मैंने अनुमान लगाया कि वह उत्तरी भारत से ही था। दूसरी सुबह मैं सीढ़ी के सहारे मन से नीचे उतरा, और जब आसपास के गांव में आदमखोर की खबर लेने नहीं जा रहा होता, तो मैंने देखा कि वह सफेद कपड़ों वाला आदमी सड़क के नजदीक बड़े समतल पत्थर पर खड़ा होकर नदी का जायजा ले रहा था। मेरे वहां पहुंचने पर वह पत्थर से हट गया और उसने मुझे नमस्कार किया। जब मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ किस लिए आया है, तो उसने बताया कि वह दूर देश से गढ़वाल के लोगों को उस प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने आया है जो उन्हें परेशान कर रही है। जब मैंने पूछा कि इस काम को किस तरह से वो अंजाम देगा, तो उसने बताया कि तेंदुए का एक पुतला बनाएगा और प्रार्थना के द्वारा उसमें प्रेतात्मा को प्रविष्ट करने के बाद पुतले को गंगा में बहा देगा। नदी उसे समुद्र तक बहा कर ले जाएगी, जहां से वह फिर नहीं लौटेगा और मानव मात्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि उस व्यक्ति द्वारा अपने लिए तय किए इस काम को पूरा करने की उसकी क्षमता पे मुझे संदेह था, लेकिन उसके विश्वास और उसके उद्यम की दाद दिए बिना मैं नहीं रह सकता था। हर सुबह मेरे मन से नीचे उतरने से पहले ही वह पहुंच जाता, और जब मैं शाम को लौटता तो उसे फटे हुए बांस, धागे, कागज, सस्ते रंगीन कपड़ों से तेंदुए को बनाते हुए पाता। पुतला बनकर तैयार होने को था कि एक रोज भारी बारिश लिए अंधड़ आया और सारे ढांचे को तितर बितर कर गया। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। उसने दूसरी सुबह अपनी आदत के मुताबिक गुनगुनाते हुए खुशी खुशी फिर से काम शुरू कर दिया। फिर वह महान दिन आ पहुंचा, जब घोड़े के आकार का बाग बनाकर तैयार हो गया। उसकी शक्ल दुनिया के किसी भी परिचित जानवर से नहीं मिलती थी। वह बनाने वाले ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया था। हमारे पर्वतीय लोगों में ऐसा कौन है जिसे तहे दिल से खेल तमाशों में भाग लेते हुए मजा नहीं आता है। जब यह पुतला एक लंबे खंभे में बांध के नीचे ढलान से होते हुए बालुई नदी किनारे पर ले जाया गया, इसके इर्द गिर्द 100 अंगरक्षकों की भीड़ थी। बहुत से लोग ढोल और लंबे भंकोर बजा रहे थे। नदी के किनारे पर पुतले को खंभे से अलग किया गया। सफेद कपड़ों वाला आदमी, जिसकी पगड़ी और छाती पर चांदी के क्रॉस थे और हाथों में भी 6 फुट लंबा क्रॉस था, रेत पे घुटनों के बल बैठा। उसने प्रार्थना करके प्रेतात्मा को अपने हस्तशिल्प के अंदर प्रवेश करवाया और ढोल व भंकरों की आवाज के बीच पुतले को गंगा में उतार दिया। समुद्र तक उसके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मिठाई और फूल उदारतापूर्वक नदी में भेंट किए गए। दूसरी सुबह वह परिचित आकृति चट्टान पर नहीं थी। जब मैंने नदी में सुबह का स्नान करने जा रहे कुछ लोगों से पूछा कि वह मेरा सफेद कपड़ों वाला दोस्त कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि कौन बता सकता है साधु कहाँ से आया और कौन। यह पूछने की हिम्मत कौन कर सकता है कि वह कहाँ जा रहा है। जो लोग उस व्यक्ति को साधु बता रहे थे, उनके माथे पे चंदन का तिलक था, और अन्य जिन्होंने पुतले के विसर्जन में भाग लिया था, वे सभी भी हिंदू थे। भारत में जहाँ किसी पासपोर्ट या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है और धर्म बहुत अर्थ रखता है, और कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने काला पानी पार किया है, अन्य लोगों के बीच से कोई भी व्यक्ति भगवा कपड़े पहनकर या हाथ में भिक्षा का कटोरा लिए हुए अथवा पगड़ी और सीने पर चांदी का क्रॉस लगाकर खैबर के दर्रे से कन्याकुमारी तक बेरोक-टोक आ जा सकता है। कोई भी उसकी यात्रा का उद्देश्य या उसके डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पूछता। मैं पुल की निगरानी में लगा था कि बटसन और उसकी पत्नी जीन पौड़ी से आ गए, और चूंकि निरीक्षण भवन में बहुत सीमित जगह थी, मैं उनके लिए बंगले को छोड़ के बाहर आ गया और अपना 40 पाउंड का टेंट यात्रा मार्ग से दूर पहाड़ी पे लगा दिया। टेंट हमें उस जानवर से बहुत कम सुरक्षा दे सकता था जिसने मीलों मील क्षेत्र में हर दरवाजे और हर खिड़की पर पंजों के निशान छोड़े थे। इसलिए मैं शिविर की इस जमीन के चारों ओर कटीली झाड़ के बाहर लगाने में
अपने लोगों की मदद करने लगा। जमीन के इस टुकड़े के ऊपर से एक बड़ा कांटेदार महल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं तंबू खड़ा करने में रुकावट बन रही थी। मैंने अपने लोगों को इसे काटने को कहा। जब पेड़ आधा कट चुका तो मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मैंने देखा कि दिन की गर्मी में बिना इसकी छाया के रहना पड़ेगा। इसके बजाय इस पेड़ को गिराने के मैंने अपने लोगों को ऊपर से झूल रही शाखाओं को काटने के लिए कहा। यह पेड़ जो शिविर के ऊपर 40 डिग्री झुका हुआ था, बाढ़ के बाहर की तरफ था। इस छोटे से कैंप में हम 8 लोग थे। हम शाम का खाना खा चुके तो मैंने बाढ़ के उस रास्ते को झाड़ कर रख दिया जिससे हम अंदर आए थे, और उस रास्ते को हमने बंद कर दिया। ऐसा करते हुए मैंने देखा कि आदमखोर को इस पेड़ पर चढ़ना और चढ़ के हमारी तरफ उतरना बहुत आसान होगा, लेकिन इस बारे में कुछ भी करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। और तेंदुए ने अगर हमें केवल इस रात छोड़ दिया तो यह पेड़ सुबह ही कटवाया जा सकता था। मेरे पास अपने लोगों के लिए टेंट नहीं था, और मैं चाहता था कि वे बटसन के लोगों के साथ निरीक्षण भवन के बाहरी कक्ष में रहें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि जितना खतरा खुले तंबू में मुझे है, उन्हें उससे ज्यादा खतरा नहीं है। मेरा रसोइया, जो मैंने पाया कि बहुत खर्राटे लेकर सोता है, उसे गज भर दूरी पर ही सोया था, और उसके बाद वह 6 गढ़वाली, जिन्हें मैं नैनीताल से लाया था, एक दूसरे से सट कर सो गए थे। हमारी सुरक्षा में सबसे कमजोर पहलू वह पेड़ ही था, और मैं उसके बारे में सोचता हुआ सो गया। यह उजली चांदनी रात थी, और करीब मध्य रात्रि को बाघ के पेड़ में चढ़ने की आवाज सुनकर मैं जाग गया। अब यहाँ आप ध्यान रखिए, गढ़वाल में या उत्तराखंड में बाघ तेंदुए को ही कहा जाता है, इसलिए कई बार तेंदुए के लिए बाघ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य रात्रि को तेंदुए के पेड़ में चढ़ने की आवाज सुनकर मैं जग गया। बिस्तर पर ही पड़ी भरी बंदूक उठाते हुए मैंने चप्पलों में पांव डाले, क्योंकि बाहर कांटे थे। बाहर अधकटे पेड़ से कुछ टूटने की आवाज आई, और तुरंत उसके बाद हमारे रसोइये की तेंदुआ तेंदुआ चिल्लाने की आवाज। एक झटके में टेंट से बाहर आया और इधर उधर देख ही रहा था कि तेंदुआ खेत की मेड़ की तरफ उछल गया, और मैं राइफल को उसकी तरफ कर भी नहीं पाया। मैं रास्ते के झाड़ को हटाकर खेत की तरफ लपका, जो करीब 40 गज चौड़ा और बिना फसल के था। फिर उस पहाड़ी पर तलाश करने लगा जिसपे कटीली झाड़ियां और बड़े पत्थर थे। तभी ऊपरी पहाड़ से सियार की आवाज आई, जिसका मतलब कि तेंदुआ मेरी पहुंच से दूर जा चुका था। रसोइये ने मुझे बाद में बताया कि पीठ के बल लेटा हुआ था वो, और यह बात मुझे पहले से मालूम थी। पेड़ टूटने की आवाज सुनकर उसने आंख खोली तो उसकी नजर सीधे तेंदुए पे पड़ी, जो नीचे कूदने की तैयारी कर रहा था। दूसरी सुबह वह पेड़ कटवा दिया गया और बाड़ को ज्यादा मजबूत कर दिया गया। इसके बाद हालांकि हम शिविर में कई हफ्ते रहे, लेकिन हमारी नींद में कोई दखल नहीं पड़ी। जिन गांवों में बाघ ने या तेंदुए ने सफल प्रयास किए, उनसे प्राप्त खबरों और जो पंजे निशानों को मैंने सड़क पर देखा, उनसे मुझे मालूम था कि आदमखोर इसी क्षेत्र में आसपास कहीं था। इबर्टसन के आने के कुछ ही दिन बाद खबर पहुंची कि रुद्रप्रयाग से 2 मील दूर जिस गांव में अखरोट के पेड़ पे मचान बनाकर मैं बैठा था, उससे आधा मील पे एक गाय मारी गई। उस गांव में पहुंचकर मैंने पाया कि तेंदुए ने एकल कमरे वाले एक मकान का दरवाजा तोड़ दिया था, और कई गायों में से एक को मारकर दरवाजे तक लाया था। लेकिन दरवाजे से बाहर न खींच पाने के कारण उसने वहीं पे खूब मांस खाया, और बाकी हिस्सा वो दहलीज पर ही छोड़ गया। ये मकान गांव के बीच में था, और आसपास जायजा लेने के बाद हमने पाया कि गाय से कुछ ही गज की दूरी पर स्थित मकान की दीवार पर छेद कर हम शिकार पर नजर रख सकते थे। मकान मालिक ही मृत गाय का भी मालिक था। वह हमारी योजना से सहमत था, और जो ही शाम हुई, हमने स्वयं को कमरे में अच्छी तरह सुरक्षित बंद कर लिया। हम अपने साथ लाए सैंडविच खाने और चाय पीने के बाद छेद के रास्ते बारी बारी शिकार पर नजर रखे रहे। रात गुजर गई, लेकिन तेंदुआ न तो दिखाई दिया और न ही उसकी कोई आवाज सुनाई दी। जब हम उठकर बाहर सुबह आए तो ग्रामीण हमें गांव दिखाने ले गए, जो कि काफी बड़ा था। उन्होंने हमें दरवाजे खिड़कियों पर पंजों के निशान दिखाए, जो तेंदुए ने कई सालों में अंदर रहने वाले लोगों को पाने के प्रयास में बनाए थे। एक दरवाजे पे अन्य दरवाजों की तुलना में ज्यादा गहरे निशान थे। यह वह दरवाजा था जिसे खोल के बाघ 40 बकरियों और उस बालक वाले कमरे में घुस गया था। 1 या 2 दिन के बाद बंगले से कुछ ही 100 गज दूर पहाड़ी पे एक छोटे गांव में एक और गाय मारने की खबर मिली। यहाँ भी हमने पाया कि गाय को कमरे में मारा गया था, और दहलीज पर लाकर आधा खाया गया था।
इस दरवाजे के सामने करीब 10 गज की दूरी पर एक नवनिर्मित मचान था, जो जमीन से 2 फुट ऊंचे लकड़ी के मंच पे बना था और 16 फुट ऊंचा था। मार की खबर सुबह-सुबह आई थी, इसलिए हमारे पास पूरा दिन था। शाम तक मचान बनाकर हम इसे तैयार कर सकते थे। हमने ऐसा ही किया। मेरा मानना है कि इतना कारगर और आकर्षक मचान इस काम के लिए शायद ही कभी बना होगा। इसको बनाने के लिए हमने पुराने मचान को अलग किया और 2 फुट ऊंचे मंच पे दोनों तरफ से खंभों का जाल बना दिया। इन खंभों के सहारे ही नीचे वाले मचान के ऊपर 4 फीट ऊपर दूसरा और एक छोटा मचान बनाया गया है। इस पूरे ढांचे के बाहर तार का 2 इंच छेद वाला जाल बुन दिया और केवल नीचे वाले मंच व जमीन के बीच के हिस्से पर जाल नहीं बुना। जाल के छेदों में घास पुआल की गुच्छियों को फंसा दिया। कुछ घास मचान के आसपास बिखेर दी गई, जैसे मचान बनाने से पहले बिखरी थी। इस तरह मचान के मालिकों में से एक ने, जो 1-2 दिन से गांव में नहीं था और हमारे मचान बनाने के कुछ देर बाद गांव आया, विश्वास नहीं किया कि उसी के मचान को हमने बदल दिया था। उसे तभी विश्वास आया जब उसने आसपास गौर से देखा और उसे बगल के खेत पे पड़ी घास से बनाया गया ऊपर वाला छोटा मचान दिखाई दिया। सूरज छिप रहा था। हम जाल के बीच से छोड़े गए बड़े छेद के अंदर से घिसटते हुए मचान पे पहुंचे। हमने अंदर प्रवेश क्षेत्र बना दिया। इबर्टसन मुझसे कद में काफी छोटा था, इसलिए वो ऊपर वाले मचान पे चला गया और जब हम सुविधाजनक ढंग से बैठ गए, तो हमने फायर करने के लिए जाले के बीच घास में छोटे छोटे छेद बना दिए। तेंदुए के आने पे हम आपस में बात या संकेत नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने तय किया कि जो भी उसे पहले देखेगा वो उस पर गोली चला देगा। ये चांदनी रात थी, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी बैटरी की जरूरत नहीं थी। रात के खाने के बाद गांव में कोई आवाज नहीं थी और करीब 10 बजे मुझे अपने पीछे पहाड़ी से तेंदुए के आने की आहट सुनाई दी। मचान के पास पहुंचने पर कुछ ही देर वह रुका और फिर जिस मचान पर मैं बैठा था, उसके नीचे से सरकने लगा। तुरंत ही मेरी सीट और उसके सिर के बीच केवल मचान की मोटाई थी। वह एक लंबे क्षण के लिए रुका और आगे सरकने लगा। जो ही मैं उम्मीद कर रहा था कि वह मचान के नीचे से बाहर निकलेगा और मुझे 3 या 4 फुट की रेंज से निशाना लगाने का मौका देगा, मेरे ऊपर के मचान से जबरदस्त चरमराहट हुई और तेंदुआ दाहिनी ओर लपका, जहां से मैंने उसे पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा। ये जो ऊपर की मचान से आवाज आई हुई थी, ये एक ही मुद्रा में बैठे बैठे पाँव में हो रहे दर्द से छुटकारा पाने के लिए इबर्टसन ने अपनी पोजीशन बदली थी। तेंदुआ डर के मारे अपने शिकार को छोड़ गया और फिर उस रात और उसकी अगली रात नहीं आया। 2 रात बाद बाजार से कुछ 100 गज दूर ऊपर की ओर एक और गाय मारी गई। इस गाय का मालिक एकांत मालिक मकान में अकेला रहता था। ये एक कमरे का मकान था और कमरे को लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़ों से 2 भागों में बांटा गया था। एक रसोई थी और एक दूसरा रहने का कमरा। रात को उसे रसोई के दरवाजे पे आवाज आई और वह जग गया और उस दरवाजे को वह ढकना भूल गया था। दरवाजे से अंदर आ रही हल्की चांदनी में उसने कमरे और रसोई के बीच के तख्तों के छेदों में से देखा कि तेंदुआ इन तख्तों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। कई क्षण तक वह व्यक्ति लेटा हुआ पसीने पसीने होता रहा और को हर तख्त उड़ा तेंदुआ हर तख्त को उखाड़ने की कोशिश करता रहा। संजोग से कोई कमजोर तख्ता न पाकर तेंदुआ रसोई से बाहर चला गया और फिर इस मकान के दूसरी तरफ गौशाला में से बंदी इस व्यक्ति की गाय को मार दिया। गाय को मारकर और जिस रास्ते से वह बंदी थी उसे तोड़ के वह गाय को घसीटता हुआ ले गया तथा अपना भोजन करने के बाद उसे वो खुले में छोड़ गया। जहाँ पे यह मरी गाय पड़ी थी, वहां से करीब 20 गज दूर पहाड़ी की धार में एक बड़ा पेड़ था, जिसके ऊपर की शाखाओं पे मचान बनाया गया। इस प्राकृतिक मचान के सैकड़ों फुट नीचे एक घाटी थी। इबर्टसन और मैंने इस मचान पर बैठने का निश्चय किया। आदमखोर को मारने में मदद के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले एक पिंजरा भेजा था। 5 फुट लंबा यह पिंजरा 80 पाउंड वजन का था और इस तरह का डरावना पिंजरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके 24 इंच चौड़े जबड़े पर 3-3 इंच लंबे दांत थे। इस पर 2 शक्तिशाली स्प्रिंग लगे थे, जिन्हें दबाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत होती थी। शिकार को छोड़ते वक्त तेंदुआ करीब 40 गज चौड़े खेत में पगडंडी से होता ऊपर की तरफ 3 फुट ऊंचे भीड़े या दीवार से दूसरे खेत में और उसे भी पार कर बगल में बनी घनी झाड़ियों वाली पहाड़ी पर चला गया था।
हमने ऊपर और नीचे वाले खेत के बीच 3 फुट के भीड़े पे पिंजरा रख दिया। रास्ते में दोनों तरफ कटीली झाड़ी रख दी ताकि तेंदुआ पिंजरे में ही पाँव रखे। पिंजरे के एक किनारे पर छोटी आधा इंच मोटी जंजीर लगी थी, जिसके दूसरे किनारे पर 3 इंच व्यास का एक छल्ला था। इस छल्ले में एक खूंटा डाल के हमने जमीन में गाड़ दिया था। जब यह व्यवस्था पूरी हो गई, श्रीमती जीन इबर्टसन, जो कि इबर्टसन की पत्नी है, हमारे लोगों के साथ बंगले में चली आई। मैं और इबर्टसन मचान पे चढ़ गए, अपने आगे एक छड़ी बांधकर और उस पर कुछ घास लपेटकर, ताकि वह हमारे पर्दे का काम करे। हम आराम से बैठ गए और तेंदुए की प्रतीक्षा करने लगे, जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि इस बार नहीं बच पाएगा। जो ही शाम हुई, आसमान पे घने बादल छा गए। रात 9 बजे तक चांद नहीं उगने वाला था। तब तक निशाना साधने के लिए हमें बैटरी की रोशनी पे डिपेंड करना था। यह बैटरी बड़ी भारी थी और बंदूक के साथ इसे इस्तेमाल करना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। और क्योंकि वटसन इस बार मुझे ही गोली दागने पे जोर दे रहा था, इसलिए मुश्किल से मैंने इस बैटरी को अपनी राइफल के साथ जोड़ लिया था। अंधेरा होने के 1 घंटे बाद गुस्से से भरी दहाड़ ने हमें बता दिया कि तेंदुआ पिंजरे में आ गया था। बैटरी का बटन दबाते ही मैंने देखा कि तेंदुआ अपने आगे के पंजों से पिंजरे को झुलाते हुए उछाल मार रहा है। मैंने जल्द ही में गोली दागी। मेरी .450 गोली जंजीर की एक कड़ी पे लगी और वह जंजीर टूट गई। खुले से छूटने के बाद लंबे डग भरता और पिंजरे को धकेलता हुआ खेतों से आगे बढ़ा। पीछे से मेरे बाएं बैरल की गोली चली और 2 गोलियां एबर्टसन की बंदूक से, लेकिन ये सब व्यर्थ हो गई। राइफल को दोबारा भरने के चक्कर में बैटरी के कुछ हिस्से इधर उधर हो गए और बैटरी ने अपना काम करना बंद कर दिया। बाघ की दहाड़ और 4 गोलियों की आवाज सुन के रुद्रप्रयाग मार्केट और आसपास के गांव के लोग घरों से लालटेन उठा के बाहर आए और इस एकांत मकान की ओर बढ़ने लगे। उन्हें यह आवाज देना भी निरर्थक रहा कि वे रास्ता छोड़ दें। उन्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि वे शोर मचाते हुए आ रहे थे। जब मैं अपनी राइफल के साथ नीचे उतरा, इबर्टसन ने खतरनाक काम किया। वह पेट्रोल लैंप जला दिया जिसे मचान पर हम अपने साथ ले गए थे। रस्सी के सहारे वह पेट्रोल लालटेन मुझे नीचे देने के बाद भी इमर्सन भी जमीन पर आ गया और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए जिस तरफ तेंदुआ गया था। आधे खेत तक पहुंचते एक चट्टान जमीन से ऊपर आई हुई थी। इबर्टसन अपने सिर के ऊपर भारी लालटेन को पकड़े चल रहा था और मैं कंधे पे बंदूक लिए। ऊपर चट्टान के दूसरी तरफ जमीन थोड़ा नीचे को थी। इस निचाई पे हमारी तरफ मुंह किए गुर्राता हुआ तेंदुआ था। मेरी गोली के उसके सिर के अंदर घुसने के कुछ ही मिनट बाद हम चारों तरफ उत्तेजित भीड़ से घिरे हुए थे। ये लोग अपने खतरनाक दुश्मन को घेर के नाच रहे थे। जो जानवर मेरे सामने मरा हुआ लेटा था, वह था एक बड़ा नर तेंदुआ, जिसने पिछली रात आदमी का शिकार पाने के लिए एक मकान के भीतर लकड़ी की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। जिसको ऐसे क्षेत्र में गोली लगी थी जिसमें दर्जनों मनुष्य मारे गए थे और सब इसको देखते हुए ऐसा लगता था कि यह आदमखोर ही था। लेकिन मैं खुद को यह विश्वास दिला नहीं पा रहा था कि यह वही जानवर था जो मैंने उस रात को देखा था, जिस रात में महिला की मृतदेह के ऊपर मैं पेड़ पे बैठा था। यह सच है कि यह अंधेरी रात थी और मैंने तेंदुए की झलक ही देखी थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे सहमत नहीं हो पा रहा था कि जिस जानवर को इस वक्त लकड़ी के खंभे से बांधा जा रहा है, वह एक नरभक्षी तेंदुआ था। इबर्टसन आगे आगे चल रहा था। उसके बाद बाघ को ले जाने वाले और फिर कई 100 लोगों की भीड़। हम बाजार होते हुए बंगले पे पहुंचे। जब मैं भीड़ के पीछे पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, मैं ही अकेला आदमी था जिसे विश्वास नहीं था कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर मर चुका। मेरा ध्यान एक घटना की तरफ गया। जब मैं किशोर ही था और मेरे सर्दियों वाले घर के पास वह घटना घटी थी। उस घटना का जिक्र मैंने बाद में एक किताब ब्रेव डेट्स में भी देखा था। वास्तव में वह सबसे बहादुरी का काम था। घटना ऐसी थी कि ये 2 व्यक्तियों के साथ घटी थी, भारतीय सिविल सेवा के स्मिटन और जंगलात विभाग के ब्रेडवुड के साथ। वह अंधेरी और तूफानी रात थी। तब रेल नहीं थी और ये दोनों लोग एक डाक गाड़ी में मुरादाबाद से कालट, तो ही वे एक मोड़ पे पहुंचे। एक पागल हाथी ने इन पर हमला कर दिया। गाड़ी चलाने वाले और दोनों घोड़ों को मारने के बाद हाथी ने गाड़ी को उलट दिया।
ब्रेडवुड के पास राइफल थी। उसने खोल से उसे बाहर निकाला, गोली भरी और स्मिटन गाड़ी पे चढ़ कर उसे सॉकेट से साबुत लैंप ले आया। स्मिटन ने हल्की रोशनी के उस स्थिर लैंप को सिर पे उठाया और हाथी के पास ले जाके उसके माथे पे रोशनी डाली ताकि ब्रेडवुड हाथी के माथे पे निशाना लगा सके। निसंदेह एक पागल हाथी और एक तेंदुए में बहुत फर्क है। फिर भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दर्द से पागल एक तेंदुए तक जाने की जहमत उठाए। ये तेंदुआ वाकई दर्द से पागल था, क्योंकि बाद में हमने पाया कि उसने पिंजरे से अपना पंजा छुड़ाने के लिए अपना पंजा तोड़ दिया था और वह पंजा केवल खाल की एक पतली सी लकीर पर अटका था। इसी मर्मांतक पीड़ा से पागल तेंदुए के सामने सिर पर लेंप उठा के चलना और वह भी केवल साथी की गोली पर निर्भर रहना एक खतरनाक काम था। तो कई वर्षों में पहली रात थी जब बाजार में हर घर के दरवाजे खुले थे। महिलाएं और बच्चे दरवाजों पर खड़े थे। आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर कुछ कदम बाद पाक को तेंदुए को जमीन पर रखा जा रहा था ताकि भीड़ लगाए बच्चे उसे करीब से देख सके। बाजार की लंबी गली के आखिरी कोने पर भीड़ हमसे अलग हुई और हमारे लोग विजय के उल्लास के साथ तेंदुए को बंगले में ले आए। मैं और इबर्टसन दंपत्ति मेरे शिविर में हाथ मुंह धोने के बाद बंगले पर आए। रात को भोजन करने के बाद हम इस बात के पक्ष और विपक्ष में तर्क करते रहे कि मरने वाला तेंदुआ आदमखोर था। बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और बिना किसी पक्ष को आश्वस्त किए हमने तय किया कि चूंकि इबर्टसन को अपने काम से पुरी में वापस जाना है और मैं भी अगले समय तक रुद्रप्रयाग में रहने के बाद थक गया हूँ, हम अगले दिन बाघ की यानी कि तेंदुए की खाल निकालेंगे और उसे सुखाकर एक दिन बाद शिविर उखाड़ कर पौड़ी चले जाएंगे। प्रातःकाल से लेकर देर शाम तक निकट दूर के गांव के लोग तेंदुए को देखने के लिए आते रहे। इनमें से अधिकांश इस बात पे जोर देते रहे कि उन्होंने पहचान लिया है कि यह जानवर आदमखोर ही था। उनके ऐसा कहने से इबर्टसन दंपत्ति की धारणा मजबूत हो रही थी कि वे सही थे और मैं गलत। अपनी मजबूत धारणा के बावजूद इबर्टसन ने मेरे दो आग्रह मान लिए। एक तो यह कि उसने लोगों को यह कह दिया कि वह आदमखोर के खिलाफ सजगता में कमी न लाए, और दूसरा यह कि उसने सरकार को आदमखोर तेंदुए के मारे जाने की खबर को रोक लिया। उस रात हम जल्दी सो गए क्योंकि हमें दूसरी सुबह जल्दी पौड़ी को रवाना होना था। मैं अंधेरे में ही उठ गया और लघुशंका में ही था कि मैंने सड़क पे आवाज सुनी। ये आवाज असामान्य थी। मैंने जोर से आवाज देकर पूछा कि वहां सड़क पे इतनी सुबह क्या हो रहा है। मुझे देखते ही चार लोग ऊपर चढ़ के मेरे शिविर तक आए और बताया कि उन्हें पटवारी ने मुझे यह बताने के लिए भेजा है कि नदी पार चटवा पीपल पुल के करीब 1 मील दूर आदमखोर ने एक महिला की हत्या कर दी। इसके आगे की कहानी हम आगे के भाग में आगे के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब